नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ बड़े भाई साहब इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बड़े भाई साहब के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बच्चे भी जानते हैं कि वे महान उपन्यासकार, महान साहित्यकार थे। तो इस कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में दिया गया है। बड़े भाई साहब पाठ में दो भाइयों की कहानी है। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित आत्मकथा शैली में एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बड़े भाई साहब के माध्यम से घर में बड़े भाई की आदर्शवादिता को दिखाया गया है। बड़ा भाई सदा छोटे भाई के सामने अपना आदर्श रूप दिखाने के कारण कई बार अपने बचपन को खो देता है। बड़े भाई साहब पाठ में यह दिखाया गया है कि बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 3 कक्षाएं आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन छोटे भाई खेल कूद में अधिक मन लगाते हैं। लेकिन मेहनत इतना करने के बावजूद भी वे हमेशा फेल हो जाते हैं और छोटे भाई भले ही खेलते धूपते रहते हैं, लेकिन वे हर बार परीक्षा में अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं। तो इस पाठ में इसी बात को दिखाया गया है कि बड़े भाई साहब किस तरह से अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो पाठ यहाँ से शुरू होता है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि मेरे भाई साहब, जो उनके बड़े भाई साहब हैं, वे उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे, मतलब 3 साल आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। यानी इसमें लेखक कह रहे हैं कि जिस समय लेखक पढ़ाई शुरू किए थे, जितना उम्र में, उतना ही उम्र में उनके बड़े भाई साहब भी पढ़ाई शुरू किए थे, लेकिन तालीम मतलब शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। मतलब कोई भी काम बड़े ही सूझबूझ से करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। यानी बुनियाद कहा जाता है नींव को। तो उनका कहना था कि जब कोई भवन यानी कोई इमारत जब बनती है तो सबसे पहले बुनियाद जो होता है, बेस जो होता है इमारत का, उसको मजबूत करना पड़ता है। और जब बेस मजबूत हो जाता है तो क्या होता है, उस पर 1 मंजिले, 2 मंजिले या 10 मंजिले, कितने भी बड़े इमारत हो तो उस पर टिके रहते हैं। कभी भी उस इमारत को ध्वस्त होने का डर नहीं होता है। तो इसी तरह यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके जो भाई साहब हैं वे बुनियाद पर ज्यादा ध्यान देते थे कि नींव मजबूत होना चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे उनको। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायादार बने। तो उनका कहना था बड़े भाई साहब को कि बुनियाद यानी नींव अगर पुख्ता मतलब मजबूत नहीं हो तो मकान उस पर मजबूत नहीं बन सकता है। मकान बनने के लिए जो है बुनियाद मजबूत होना चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं छोटा था और बड़े भाई साहब तो बड़े थे ही। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। यानी दोनों भाई 5 साल का अंतर था। लेखक जो है 9 साल के थे और उनके बड़े भाई 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तंबीह कहा जाता है डांट डपट, यानी
बड़े भाई साहब जो हैं डांट डपट करते थे और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अक्सर सबके परिवार में ऐसा होता है कि जो बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहन होती है, तो उनसे जो छोटे भाई या छोटी बहन होते हैं, तो परिवार में जब छोटे बच्चे गलती करते हैं तो बड़ी बहन जो होती है या बड़े भाई वे डांट डपट करते हैं ताकि अच्छे बने, अपने जीवन के लिए अच्छा काम करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो इसी तरह लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें मेरी तब भी मतलब डांट डपट और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, क्योंकि बड़े थे तो बड़े को डांट डपट हर परिवार में ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं वो छोटे भाई बहन को डांट डपट करके पढ़ाई की ओर प्रेरित करते हैं, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लेखक को का कहना है कि मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म मतलब आदेश को कानून समझूं, मतलब उनका जो आदेश मिल रहा है उसका मैं अच्छे से पालन करूं। अब आगे बता रहे हैं कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब उनके जो बड़े भाई थे हमेशा पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो लेखक अपने भाई के स्वभाव के बारे में इसमें बता रहे हैं कि वे अध्ययनशील थे, यानी हमेशा पढ़ते रहते थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे, लेकिन जब वे थक जाते थे तो क्या करते थे, कभी कभी कॉपी और किताब पर हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य, मतलब उसमें कोई तालमेल नहीं होता था। मसलन मतलब उदाहरण के लिए एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इस इबारत मतलब लाइन देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। यानी एक दिन लेखक जो है अपने भाई की कॉपी पर यह सब लिखे हुए देखे तो उनको आश्चर्य लगा और बहुत कोशिश किए, लेकिन उनको यह सब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लेखक उस टाइम में बच्चे थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि भाई साहब मेरे कोई इम्पोर्टेंट चीज लिखे होंगे। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। लेखक सोच रहे थे कि मेरे भाई या राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम यह सब जो है लिखे हैं तो इसका कुछ अर्थ निकालना चाह रहे थे, लेकिन बचपना था, उनको ये सब आगे नहीं सोच पा रहे थे कि भाई साहब क्या लिखे हैं। लेकिन क्या हुआ, इसमें असफल रहे, मतलब नहीं सोच सके और उनसे पूछने का साहस न हुआ, यानी उनको अपने भाई से हिम्मत नहीं हुआ कि पूछें कि यह सब आप क्या लिखे हैं। वह 9वीं जमात में थे, मतलब भाई साहब जो है 9वीं जमात में थे, कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। छोटा मुंह बड़ी बात एक मुहावरा होती है, मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बोलना। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनकी रचनाओं को समझना, यानी भाई साहब जो लिखे हुए थे उनको समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी, यानी सामर्थ्य से बढ़कर बोलना था। मैं यह कैसे समझ सकता था, क्योंकि मैं उस समय छोटा था। आगे लेखक बता रहे हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अब लेखक अपने बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक का जी पढ़ने में मतलब जी मतलब मन, लेखक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कंकड़ियां बोलते हैं छोटे छोटे जो पत्थर के गिट्टी होते हैं, उसको टुकड़ा को इधर उधर फेंकते थे। कभी कागज की तितलियां उड़ाते थे। कहीं कोई साथी मिल गया, कोई दोस्त मिल गया तो पूछना ही क्या, मतलब तब तो और उन लोगों का
खूब जमता था। हंसी मजाक खेलना कूदना होता था। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। तो लेखक क्या क्या खेल खेलते थे, किस तरह का अपने दोस्त लोगों के साथ खेलते थे, उसके बारे में इसमें दिखा रहे हैं कि फाटक पर सवार। फाटक क्या होता है? गेट का जो दरवाजा जैसा एक फाटक बना होता है, उस पर चढ़ जाते थे और मोटर कार जैसा बैठकर सबको दिखाते थे कि देखो देखो हम मोटर कार पर बैठे हुए हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप, मतलब अब जैसे ही वहां से आते थे कमरे में अपने रूम में, तो भाई साहब का रुद्र रूप मतलब गंभीर रूप देख करके, मतलब उनका जो डरावना थोड़ा चेहरा लगता था, उनको लगता था कि भाई साहब हमको डांटेंगे। गंभीर चेहरा देखकर प्राण सूख जाते, मतलब डर जाते थे। उनका पहला सवाल होता था कहाँ थे। अब उनके भाई पूछते थे उनको कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। और जब भी लेखक कहीं से खेल करके आते थे तो यही सवाल उनके भाई पूछते थे कि कहाँ थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था और चुप हो जाते थे। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। अब इतना भी वे बोल नहीं पा रहे थे कि मैं बाहर खेल रहा था, क्योंकि वे डर जाते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उनके सिवा और कोई इलाज न था। चुपचाप रहना ही उनको लगता था कि जब वो चुप हो जाते थे तो उनके भाई समझ जाते थे कि अपराध को स्वीकार कर लिया है, यानी गलती किया है, अधिक देर तक खेल कूद किया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई साहब के लिए उनके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। यानी कभी कभी वे प्यार से भी बातचीत करते थे और रोष मतलब नाराजगी भी प्रकट करते थे। नाराजगी इसलिए प्रकट करते थे, उनका कहना था कि हॉस्टल में रह रहे हो, मम्मी पापा का, माँ पिता का पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दो और खेल कूद कम करो। तो यह सब हमेशा ही कहा करते थे अपने छोटे भाई को। तो आगे बता रहे हैं कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अब यहाँ पर बड़े भाई बोल रहे हैं, जब वे बाहर से खेल कर आते थे तो बड़े भाई बोलते थे कि इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। एक हर्फ बोलते हैं, एक अक्षर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। अब उनके भाई, बड़े भाई साहब छोटे भाई को सीख दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गेरा नत्थु खेरा, मतलब एरा गेरा नत्थु केरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी होते, छोटा भी जो अंग्रेजी के विद्वान हो जाते ऐसे ही, अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो। यहाँ रात दिन आंख फोड़नी पड़ती है, यानी आंख फोड़ना एक मुहावरा है। यहाँ पर रात दिन परिश्रम करना पड़ता है और खून जलाना पड़ता है, मतलब अधिक खून जलाना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। मतलब अंग्रेजी की विद्या आती है, अंग्रेजी समझ में आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। अब यह सब बात उनको कहते जा रहे हैं अपने छोटे भाई को। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अब अपने भाई को कह रहे हैं कि तुम कितना घोंघा, घोंघा कहा जाता है मूर्ख को, कह रहे हैं तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी तुम सीखते नहीं हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मतलब मैं कितना परिश्रम करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि देखो मैं कितना रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, किताब खोले रहता हूँ, पढ़ता हूँ। अंग्रेजी इतना जो है कठिन सब्जेक्ट होता है कि उसको बहुत मेहनत से पढ़ा जाता है, फिर भी तुम यह सब नहीं समझ रहे हो। तो इसमें तुम्हारे आंखों का कसूर है, तुम्हारा बुद्धि का कसूर है, तुम्हारा बुद्धि ही ऐसा है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? अब वो बड़े भाई बोल रहे हैं कि देखो कितना मेला होता है, तमाशा होता है, मतलब खेल कूद तमाशे होते हैं, लेकिन मैं तो कभी खेलने नहीं जाता हूँ।
मैं कभी मेला देखने नहीं जाता हूँ, रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। यानी मैं उसके नजदीक नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब यहाँ पर उनके बड़े भाई बोल रहे हैं कि देखो, एक एक दर्जे मतलब एक एक क्लास में मैं 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। इतना मेहनत है पढ़ाई में, यह मत समझो कि तुरंत पास ही हो जाओगे। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे। अब उनको कह रहे हैं कि यह सब जो तुम सोच रहे हो कि मैं खेल कूद लूंगा और पास हो जाऊंगा, यह इतना आसान नहीं है। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सरते रहोगे। और बोल रहे हैं कि मैं तो 2-3 साल ही एक दर्जे में पड़ा रहता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से पढ़ाई करोगे, केवल खेलते रहोगे, तो उम्र भर इसी दर्जे में एक ही क्लास में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। और कह रहे हैं भाई को कि इस तरह से अगर तुमको उम्र गंवानी है, इस तरह से हंसी मजाक जैसा जीवन तुमको बिताना है, तो इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा घर में बैठकर खेलना। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? दादा कहा जाता है पिता को। तो कह रहे हैं कि पिताजी जो इतना मेहनत की गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई पिताजी करते हैं, उसको तुम क्यों बर्बाद करते हो? तो आगे बता रहे हैं लेखक, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। और लेखक को जब भाई की इतनी सीख मिलती थी तो लेखक के आंखों से आंसू बहने लगता था। लताड़ मतलब डांट सुनकर। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। अब उनको अपने आप पर अफसोस हो रहा है, सोच रहे हैं कि अपराध तो मैंने किया हूँ, मैं दिन भर खेलता रहता हूँ, तो लताड़ कौन सहे, मतलब डांट तो मुझे सहना ही पड़ेगा। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, यानी बड़े भाई साहब जो किसी को उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, उसमें निपुण मतलब कुशल थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, मतलब दिल को छू जाने वाली बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते, मतलब ताने मारते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना मुहावरा है, इसका मतलब है दिल टूट जाता और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और जान तोड़कर मेहनत मतलब कड़ी मेहनत, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस तरह कड़ी मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, जिस तरह बड़े भाई साहब मेहनत करते थे। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। और थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा लगता कि ठीक है, मैं क्यों नहीं घर ही चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है। अब उनके भाई कह रहे हैं कि यह इतना तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तो उनको लगता था कि अरे यह तो बूते के बाहर मतलब सामर्थ्य के बाहर, शक्ति के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करो। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। अब कह रहे हैं लेखक कि जितना मेहनत बड़े भाई साहब करते थे, उतना मेहनत को सोचकर ही मेरा दिमाग में चक्कर खाने लगता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और थोड़ी देर के बाद क्या होता था, घंटे 2 घंटे के बाद जो उनको चिंता रहती थी, निराशा रहती थी, वह सब बादल फट जाना मतलब चिंता खत्म हो जाती थी और उनका मन होता था कि आगे खूब जी लगाकर मतलब मेहनत करके पढ़ूंगा। अब क्या करते हैं लेखक, आगे चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। अब क्या कर रहे हैं, भाई का डांट सुनकर उनको लगता था कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो वे क्या करते थे, भाई के प्रेरणा से प्रेरित होकर झटपट एक टाइम टेबल बना लेते थे, बिना पहले इससे नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। यानी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। और टाइम टेबल जब बनाने बैठते थे तो खेल कूद का तो समय ही कुछ उसमें नहीं हो पाता था। टाइम टेबल में इतना समय नहीं रहता था कि उनको खेलने के लिए भी टाइम निकालना पड़े। प्रातः काल 6 बजे उठना, अब उनका टाइम टेबल किस तरह से होता है यह बताया जा रहा है कि सुबह मतलब प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रातः काल 6 बजे उठना है, मुंह हाथ धोना है, फिर नाश्ता करना है, पढ़ने बैठ जाना है।
6 से 8 तक अंग्रेजी। अब देखिए इनका टाइम टेबल कैसा है, 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना है, 8 से 9 तक हिसाब बनाना है, हिसाब बोलते हैं गणित को, मैथ को, और 9 से 9:30 तक इतिहास पढ़ना है। फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करना है। फिर 4 से 5 तक भूगोल पढ़ना है, 5 से 6 तक ग्रामर पढ़ना है, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना है। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन पढ़ना है। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद मतलब मीनिंग याद करना है, और 9 से 10 तक हिंदी, और 10 से 11 तक विविध विषय मतलब अनेक तरह का जो भी विषय है। अब फिर उसके बाद विश्राम करना है, आराम करना है। तो यहाँ इनको तो टाइम टेबल के लिए समय ही नहीं मिला, मतलब खेलने कूदने के लिए समय ही नहीं मिला है। अब आगे बता रहे हैं लेखक कि मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है, यानी फॉलो करना दूसरी बात है। टाइम टेबल तो कोई भी बना लेता है, लेकिन फॉलो जो करता है वही सबसे महान आदमी होता है, बच्चा होता है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पहले ही दिन से वे नजरअंदाज करने लगते थे, वह टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पाते थे। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, यह सब जो है सुखद अनुभव उनको होने लगता। बॉलीवुड की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि भले ही मैं इतना अच्छी तरह से टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन खेलने की मुझे बहुत याद आ जाती थी, कि मैदान की वह हरियाली याद आने लगती थी, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, यह सब उनको याद आने लगती थी और खेलने चले जाते थे। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें। अब वह कह रहे हैं कि जानलेवा टाइम टेबल और आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और क्या होता, अब जो भी टाइम टेबल वे बनाते थे सब भूल बैठते थे, खेलने चले जाते थे, और भाई साहब जो नसीहत उनको दिए हुए थे, यानी शिक्षा दिए हुए थे, और शिक्षा का अगर नहीं पालन करेंगे तो उनको फजीहत भी करेंगे, यानी अपमान भी करेंगे। मैं उनके साये से भागता, मतलब दूर हो जाता, साये से भागना मतलब दूर हो जाना, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह अब क्या करते थे, चुपके से भाई से आंखें बचाकर कमरे में आते थे। दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, मतलब चुपचाप धीरे धीरे कमरे में, जिस कमरे में बड़े भाई साहब पढ़ते रहते उसमें चुपके से आते थे। उनकी नजर में मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। अब उनको ऐसा डर लग रहा था कि अगर भाई साहब की नजर उठ गई, एक नजर भी अगर लेखक के ऊपर दिए तो उनका प्राण निकल जाएगा, ऐसा उनको भय था, डर था। सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। नंगी तलवार लटकना एक मुहावरा है, इसका मतलब है खतरा हमेशा सिर पर मंडराना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी, ऐसा लगता था कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जैसे आदमी की मौत होने लगती है, मौत और विपत्ति आती है, तो क्या होता है, उनके अंदर जो मोह और माया है वह जकड़ा रहता है। देखते होंगे जब कोई किसी की मौत सामने आ जाती है, कोई भयंकर रूप से बीमार हो जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, मेरे घर में घर कैसे बनेगा, मेरे माँ से मिला दो, मेरे भाई से मिला दो। तो एक जो मोह और माया का बंधन है वह हमेशा आदमी को जकड़ा रहता है। तो यही बात कह रहे हैं लेखक कि मैं फटकार और घुड़कियां कहा जाता है डांट को। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं भाई के फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। यानी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकना मतलब खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था, यानी लेखक को खेल कूद से इतना लगाव था। इस बात का इस पाठ में जिक्र किया गया है। बच्चों, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।